Hey everyone, welcome to GSS Civil Services Classes YouTube channel. मेरा नाम अंजलि है. In this video, I am going to convey my final words to the 71st BPSC Mains candidate. 25 तारीख से आपका मेंस फाइनली अब स्टार्ट होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू राइट मेंस पेपर. जैसा कि बीपीएससी ने जो शेड्यूल रिलीज़ किया है, 25 तारीख को आपका 2 पेपर है, सामान्य हिंदी और ऐसे, देन 26 है एंड देन 28 है और 29 तारीख को है एंड 30th को जो बिहार वित्त सेवा है उसके लिए एक अलग से ऑप्शनल पेपर है. सो दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि अभी तक आपने क्या कवर किया, क्या नहीं किया, क्या टॉपिक्स आपको पढ़ लेना चाहिए, नहीं पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज अब टाइम नहीं है. यू हैव ओनली 1 डे लेफ्ट. इस डे के सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात करेंगे हम लोग. इस डे में आपको किस तरीके से अपने डे को रखना चाहिए, जस्ट अ डे बिफोर द एग्ज़ामिनेशन. ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू कवर और दैट यू कैन कवर और दैट you can revise in this 1 day. I am going to talk about the prerequisites. I am going to talk about the attitude that you must have while you are entering the exam hall. I am going to talk about the real practical aspects that you must carry when you enter the classroom or the exam center. So this is the final word and पूरा वीडियो देखिएगा. You will get to know many insights and you will get to know many tips and tricks जो कि एक एग्ज़ाम में जाने से पहले you must adhere to एंड उसको फॉलो करना है आपको एग्ज़ाम सेंटर में. ऑल राइट. सो बिफोर गोइंग अहेड विद दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू गिव ए स्मॉल अनाउंसमेंट टू ऑल द अंतिम प्रहार स्टूडेंट्स कि आपका जो रिज़ल्ट है, जो अंतिम प्रहार टेस्ट हमारा चला था 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, जिसमें हिंदी ऑप्शनल और क्वालिफाइंग पेपर्स भी थे. क्वालिफाइंग पेपर्स में हमने कोर सब्जेक्ट्स के अलावा आपका एंथ्रो एंड सोशियोलॉजी भी लिया था. उसका रिज़ल्ट आज पब्लिश हो जाएगा एंड मोर देन 450 कॉपीज़ थी, जिसको हमने लेस दैन 7 to 8 डेज़ में कर दिया और बहुत ही अच्छे से डिटेल फीडबैक के साथ आपको बताया गया है. एंड जो भी लक्ष्य बैच एंड संजीवनी बैच के जो स्टूडेंट्स थे, आई होप आपने जो भी सिलेबस हमने कवर करवाया था वो आपने कवर किया होगा. अगर कोई टॉपिक छूट गया है, डोंट टेक इट एज अ बर्डन. जितना कवर किया है उतना ही ठीक है, उसी को लेके कॉन्फिडेंट तरीके से जाना है आप लोगों को. सो दिस इज़ द रिज़ल्ट कार्ड जो हमने प्रोवाइड करवाएंगे आपको. एंड कॉपीज़ जो थी वो आपको पहले ही हमने दे दी थी फॉर द एनालिसिस पार्ट. रिज़ल्ट फ्रेम करने में, रैंक बनाने में टाइम लग गया थोड़ा, 1-2 दिन. बाकी जो कॉपीज़ चेक होकर आप लोगों को पहले ही मिल चुकी है. तो जिन लोगों को कॉपीज़ नहीं मिली है, रिज़ल्ट आज पब्लिश हो जाएगा, तो यहाँ पर लिंक आपका दिया हुआ है. ऐसे का पेपर, GS1 का पेपर, GS2 का पेपर, वहाँ से आप इवैल्यूएटेड कॉपी डाउनलोड कर लीजिए. बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए एंड लुक एट द फीडबैक्स. और सभी लोगों ने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है. डोंट टेक इट एज ए, इसको निगेटिव की तरह नहीं लेना है कि मेरा रैंक नीचे आ गया, मेरा रैंक ऊपर आ गया तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है. सभी लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट ऑब्वियसली 1-2 मार्क्स का डिफरेंस होगा तो रैंक ऊपर नीचे ही होगा. तो आपको अपना अब जाके बेस्ट देना है 25 तारीख को. ठीक है, जो भी ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम है आपके, तो इसको देख के हताश नहीं होना है, इसको देख के ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है. ऑल राइट. दिस इज़ द लास्ट पेपर जो हमने कंडक्ट कराया था एंड आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसमें. ठीक है, इससे और बेहतर आपको 25th को करके आना है, अपना बेस्ट देना है उस दिन. ऑल राइट. तो ये आपको आज शाम में पब्लिश हो जाएगा, फिर आप वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कॉपीज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं. हम ये PDF भी ओपन भी कर देंगे. तो जिन लोगों को कॉपीज़ देखनी हो, अपनी पीयर्स कॉपी देख के कुछ सीखनी हो, या 72nd BPSC के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सब कॉपी क्या एक संजीवनी बूटी की तरह काम करती है. बिकॉज यू गेट टू नो द डिफरेंट अप्रोचेज, यू गेट टू नो द कि एक आंसर को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, एक आंसर को प्रेजेंट कैसे करते हैं. तो ये सब आपको सीखने का मिलता है, आप ये सब कॉपी देखोगे तो. ऑल राइट. सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, देखिए, जो पढ़ाई करनी थी आपने कर ली, जो सिलेबस कंप्लीट करना था आपने कर लिया, जो टॉपिक्स आपने पढ़ने थे पढ़ लिए. अब कोई मैराथन वीडियो मत लेके बैठ जाना, कोई रिवीजन वीडियो मत लेके बैठ जाना. जहाँ तक अभी तक पढ़ा है दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू.
ठीक है। तो ये दिमाग में रखो कि जो जितना मैंने पढ़ा है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी, और उसी जो भी कंटेंट मैंने पढ़ा है, जितना कवरेज मैंने किया है, उसी में से मुझे अपना बेस्ट वहाँ पे परफॉर्म करके आना है। ठीक है। तो डोंट बी इन द अदर डिल्यूजनल वर्ल्ड कि मैं एक रिवीजन वीडियो देख लूँगा या कोई मैराथन वीडियो देख लूँगा तो उससे क्या होगा, खिचड़ी हो जाएगा। जो पढ़ा है ना वो भी खिचड़ी बन जाएगी साथ में मिलकर। तो अवॉइड दिस ऑन द लाइक डे बिफोर द एग्जामिनेशन, इसको अवॉइड कीजिए। ऑलराइट। तो ये बस एक आपके लिए अवॉइडेंस पॉइंट है जिसको आपको नहीं करना चाहिए जस्ट अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है। सो अब कल का दिन आपका कैसा होना चाहिए? दिस वीडियो इज़ रिलीजिंग ऑन 23rd, तो 24th का दिन आपका कैसा होना चाहिए? द डे बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है। 24 का दिन को बहुत ही चिल रखिए। यू डोंट नीड टू राइट अ सेक्शनल टेस्ट, यू डोंट नीड टू राइट द फुल लेंथ टेस्ट। बहुत लोगों को फोमो हो जाता है कि एक दिन अगर मैं सेक्शनल आंसर राइटिंग नहीं करूँगा तो मैं आंसर राइटिंग भूल जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। वी डोंट हैव सच वीक मेमोरी पावर, मसल पावर। जो कैपेबिलिटी आपने बना ली है, लिखने की शैली बना ली है, स्पीड बना ली है, वो एक दिन में गायब नहीं हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा फोमो लग रहा है, यू कैन राइट वन लाइक ऐसे का पेपर है ना, हिंदी क्वालिफाइंग है, तो एक आधा ऐसे लिख लो या एक पूरा ऐसे लिख लो। ठीक है। तो 1 घंटा लिख सकते हो। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि लिखने की भी ज़रूरत है। आपको क्या करना है, बहुत ही चिल रहना है, रिलैक्स रहना है। मोस्टली व्हाट यू कैन डू, ऐसे का पेपर है 25 को, तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे का जो शॉर्ट नोट्स है, जो हमने क्रिस्प नोट्स भी आपको दिया है संजीवनी और लक्ष्य बैच में, उसमें जो एक जगह हमने कंटेंट कोटेशन दिया है, तो ये कंटेंट कोटेशन क्या है? वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपको टॉपिक रिवाइज करना है, दिस इज़ समथिंग जो आपको वैल्यू ऐड करना है। उसको जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, कि कौन कौन से कोटेशन है, किसने बोले हैं, और ये जब कोटेशन दिमाग में रहेंगे, अफ्रेश रहेंगे, तभी आप उसको लिंक कर सकते हो कि कौन से एग्जाम्पल पे कौन सा कोटेशन सूट कर सकता है। ठीक है। इसमें टॉपिक नोट्स वगैरह इसको रिवाइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस मच। आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है, एंड प्रैक्टिस के साथ साथ आपके पास जीएस का भी नॉलेज है, तो ऑब्वियसली आप इसे अच्छा लिखोगे। ठीक है। सो फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू कल का दिन बहुत रिलैक्स रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक ऐसे लिख सकते हो, उससे ज़्यादा लिखने की स्ट्रेच करने की बिल्कुल ज़रूरत मत करना। एंड द रेस्ट ऑफ द डे ट्राई टू प्रिपेयर द थिंग्स, द प्री रिक्विजिट्स थिंग्स, जो इटिनरीज जो आपको लेके जानी है एग्ज़ाम हॉल में, उसको प्रिपेयर करके रख लो। इवनिंग में ही प्रिपेयर करके रख लो, सो दैट यू डोंट मतलब फॉरगेट ऑन द डी डे। 25th को भूल नहीं जाओ कि कुछ छूट गया, ये छूट गया। ऑलराइट। तो सबसे पहले कमिंग टू द प्री रिक्विजिट्स, एंड चिल करना है तो यू कैन लिसन सम म्यूजिक, यू कैन वॉच सम पॉडकास्ट, यू कैन वॉच एनी ऑफ योर फेवरेट जो पहले देख चुके हो। ऐसा नहीं कि नया कर लेना, क्योंकि वो जिज्ञासा हो जाती है कि आगे क्या होगा। जो पहले देख चुके हो तो उसका थोड़ा बहुत क्लिप्स देख सकते हो, मूवीज़ का या वेब सीरीज़ का। तो बहुत चिल रहना है, रिलैक्स रहना है, जल्दी सो जाना है। ट्राई करना जल्दी सो जाने का, नींद नहीं आता है लेकिन जल्दी सो जाना। ऑलराइट। ठीक है। चलिए, कमिंग टू द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ ऑन द डी डे, कि क्या क्या आपको लेके जाना है, एंड द इटिनरीज दैट यू आर गोइंग टू टेक विथ यू इन द एग्ज़ाम हॉल। तो देखिए, बैग्स अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत लोग दूर से भी आते हैं। अब तो पटना में ही सारा सेंटर है, तो बहुत लोग दूर से भी आते हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, तो बैग वगैरह भी लेके आते हैं। लेकिन जिनका मेंस होता है वो पटना में रिसाइड करते हैं, तो बैग तो लेके नहीं जाना, लेकिन वहाँ पे एक बना रहता है कि जहाँ पे आप बैग रख सकते हो, जैसा प्रीलिम्स में हुआ था। तो देखिए, क्या लेके जाना आपको, एडमिट कार्ड लेके जाना, आधार कार्ड लेके चले जाइएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा इन केस, एंड लाइक एडमिट कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी अपने बैग में रख लीजिएगा, एंड आधार कार्ड का भी फ़ोटो कॉपी बैग में रख लीजिएगा। ये सब मतलब इन केस में बोल रही हूँ। मैंडेटरी आपका यही है कि एक एडमिट कार्ड ले लीजिए और आपका पेन रहेगा, और आधार कार्ड ले लीजिए फॉर द आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है। ठीक है। आप वॉच लेके जा सकते हैं तो एनालॉग लेके जाइए, लेकिन वहाँ पे अलग अलग सेंटर पे अलग अलग रूलिंग है। लेकिन इधर तो हो गया है कि बीपीएससी वॉच भी अलाउ नहीं करती है। तो अगर वॉच नहीं अलाउ कर रही है तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर में जैसे ही जा रहे हैं तो आपको देख लेना है कि वॉल क्लॉक लगा है कि नहीं लगा है। नहीं लगा है, आप 1 घंटा पहले जा रहे हैं, आपको इन्विजिलेटर को टोकना है कि इसको वॉल क्लॉक लगाई है। फिर भी नहीं लगता, आप बहुत 2-3 बार बोलिए, बिकॉज दिस इज़ मस्ट। आपको टाइम का अंदाज़ा कैसे लगेगा कि आपके कितने टाइम बाकी है, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, जो मैंने 4th पॉइंट पे लिखा है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो वाटर बॉटल भी लेके जाएंगे, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाइए।
बहुत जगह पे स्टील वाटर बॉटल एंट्री नहीं देते हैं, बहुत जगह पे जो प्लास्टिक लगी रहती है बॉटल्स को एंट्री नहीं देते हैं। तो क्यों हमें झंझट करना है? जितना हम स्मूथली अपने एंट्रेंस के प्रोसेस को कर लेंगे, फ्रिस्किंग के प्रोसेस को कर लेंगे, उतना इजी रहेगा हमारे लिए। तो फ्रिस्किंग में जो भी गाइडलाइंस है बीपीएससी के, जो भी एडमिट कार्ड में लिखा है, उसको फॉलो करिए, यू विल बी इजीली गो थ्रू इट। एंड ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लीजिए, पानी बिल्कुल ज़रूर रखिए क्योंकि गर्मी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जो गैप है आपका, 2 पेपर है कल, तो जो गैप है उस गैप को फिर आप कैसे मैनेज करोगे? गैप में कुछ नहीं, अगर बगल में आपका घर है तो अब तो चले जाओ, या बगल मतलब जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ पे शेडी एरिया होता है, वहाँ बैठ सकते हो क्योंकि ज़्यादा गैप है नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चकड़ पकड़ मत खाने लगना कि समोसा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। नारियल पानी पी लो, गन्ने का जूस पी लो, सो इट विल प्रोवाइड यू सम एनर्जी एंड द हाइड्रेशन एज वेल। ज़्यादा उस दिन हमें बाहर का खाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका एक मेन पेपर बाकी रहेगा, आपका एसे का पेपर। पहले हिंदी है फिर एसे है ना, एक बार मैं रुको देख ही लेती हूँ। यस, पहले हिंदी है फिर आपका निबंध है, तो हिंदी इज़ क्वालिफाइंग, मेन पेपर आपका निबंध है। तो उस जो गैप है उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आई एम सेइंग कि वहाँ पे जब आप बाहर सेंटर पे जाते हो ना, मान लो ये सेंटर है आपका, तो बाहर आपको क्राउड तो रहेगा स्टूडेंट का, उसमें से लाइक 60 to 70% जो स्टूडेंट हैं पोथी लेके बैठे रहते हैं, पोथी लेके बैठे रहते हैं कि 2 घंटे में वो पता नहीं क्या पढ़ लेंगे। तो आप कोई भी न्यूज़ सोर्स को टच मत करना, ना देखना भी, बिकॉज खिचड़ी बन जाता है दिमाग में। ठीक है, क्योंकि दिमाग में वो जो फोमो का जो फियर है ना, वो फोमो क्या है? फियर ही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो फियर ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाएगा कि अरे ये नहीं आ पढ़ा मैंने, ये नहीं देख लिया, अरे ये वाला नहीं कर लिया। तो वो अवॉइड करना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, आपने जो प्रिपरेशन किया है उस पर ट्रस्ट रखो, उस एटीट्यूड के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ। ठीक है, कमिंग टू द इटिनरीज दैट यू विल टेक, एडमिट कार्ड रख लेना, आइडेंटिफिकेशन कार्ड रख लेना, वाटर बॉटल बिल्कुल रख लेना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रख लो, या जो बिस्लेरी की जो वाटर बॉटल मिलती है ठंडी ठंडी पानी, वो ही लेके चले जाओ। फिर उसके बाद पेन रख लो, एडमिट कार्ड पे लिखा है ब्लू एंड ब्लैक पॉइंट, बॉल पॉइंट पेन आप रख सकते हो। बहुत लोग भी इसमें पूछेंगे जेल पेन नहीं यूज़ कर सकते, मैंने बहुतों को देखा जेल पेन यूज़ करते हैं लोग, तो आप भी कर सकते हो। जिससे अभी तक आपने प्रैक्टिस की है उसके साथ आपका कंफर्ट लेवल बन चुका है, तो पेन को मत चेंज करो। ठीक है, मैंने जिससे प्रैक्टिस की थी, मैंने टेस्ट भी उसी से लिखा, रियल एग्ज़ाम में भी उसी से लिखा, 67 में भी, 68 में भी, 69, तीनों बीपीएससी में मैंने एक ही पेन से लिखा है। तो मेरा कंफर्ट लेवल बन गया था उस पेन से। तो आप भी जिस पेन से कंफर्टेबल हो उसको लेके जाओ। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मैंने बताया कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लो, जेरोक्स की कुछ कॉपियाँ रख लो, वो सब आप बैग में इन केस रख सकते हो, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत है वहाँ पे। ऑलराइट, तो ये हो गया। इसके अलावा आप क्या करोगे कि GS1 का जो पेपर होगा आप कैलकुलेटर लेके जाओगे, एंड इवन इन ऑप्शनल पेपर कैलकुलेटर इज़ अलाउ। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर जो आता है वही अंदर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है। जो इंजीनियरिंग में हम लोग को मिलती है साइंटिफिक कैलकुलेटर, बहुत लोग को देखा वो लेके चले जाते हैं, तो वो फ्रिस्किंग के टाइम वहाँ पे बहस हो जाती है कि कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं। तो सिंपल कैलकुलेटर केसू का खरीद लो, वही लेके जाओ। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग, द कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। डोंट मॉन्गर अपॉन द थिंकिंग कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, अरे ये रिवीजन वीडियो देख लूँ, वो मैराथन वीडियो देख लूँ, उसमें एक टॉपिक देख लिया, अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ये करंट अफेयर्स तो मैंने कवर ही नहीं करा, अब क्या होगा, ये तो मिस हो गया मेरे से। तो ये फियर आने ही मत दो। अभी तक जो पढ़ा है दैट इज़ सफिशियंट, एंड उसी में से आपको बेस्ट करना है। ठीक है, दैट इज़ सफिशियंट फॉर यू, एंड उसी में से बेस्ट करना है, यही कॉन्फिडेंस चाहिए वहाँ पे। ठीक है, थर्ड इज़ द आंसर बुकलेट। अब आंसर बुकलेट जो आपको मिलेगा, एडमिट कार्ड, आई वुड से कि सभी लोग इस वीडियो के बाद अपना एडमिट कार्ड ज़रूर पढ़ लें। 2 मिनट का रीड है आपका, 2 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 मिनट का रीड है। जो जो उसमें पॉइंट लिखा है उसको एक बार पढ़ लें, तो जो कन्फ्यूज़न भी होता है ना वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो 2 मिनट लगेंगे आपको, एडमिट कार्ड पढ़ लें। सेकेंड, जो आंसर बुकलेट है आपका मिलेगा उस दिन आपको, तो क्या क्या चीज़ आपको चेक कर लेनी है। फर्स्ट पेज पे जो भी एंट्रीज़ हैं वो तो आपको फिल आउट करना है। अब आप एडमिट कार्ड में देखोगे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक रोल नंबर होता है। तो
आंसर बुकलेट में रोल नंबर लिखना होता है, एंड बीपीएससी के एडमिट कार्ड में भी ये लिखा होगा कि इन द प्लेस ऑफ रोल नंबर डोंट राइट रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, वो भी लिखा है कि 6 डिजिट का रोल नंबर होता है वही लिखना है, क्योंकि ऐसा मिस्टेक बहुत लोग कर देते हैं। डेट होता है वहाँ लिखा हुआ, तो ये नहीं पता चल पाता कि DOB लिखना है कि डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखना है। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम ही लिखा जाता है, बट वहाँ पे एक बार कंफर्म करना है इन्विजिलेटर से कि कौन सा डेट को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चनल बुकलेट सीरीज़ भी होती है, तो उसको भी OMR जो होता है उसको फिल कर देना है आपको। तो ये सब ध्यान में आपको रखना है कि आप क्या एंट्रीज़ कर रहे हो, और बहुत इत्मीनान से एंट्रीज़ करना है। सेंटर कोड डालना है, सेंटर नाम डालना है, कौन सा पेपर है उसका नाम डालना है, GS1 है, ऐसे है उसका नाम डालना है, बहुत आराम से। एंड इट विल हार्डली टेक लाइक 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट लगेगा आपको। और इसमें हड़बड़ाहट नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगर कुछ गलती करोगे तो फिर वो पूरी एग्ज़ाम 3 घंटा आपका कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको बग करता रहेगा कि आपने फ्रंट पेज पे गलतियां कर दी है। ठीक है, बिफोर फिलिंग द फर्स्ट पेज, पहले पेज को भरने से पहले, मेरे पास 3 एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मेरे साथ फॉर्चुनेटली कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में 1-2 बच्चों के साथ मैंने वो इंसिडेंट देखा है। तो फर्स्ट पेज भरने से पहले आंसर बुकलेट में जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं वो बुकलेट के फर्स्ट पेज पे लिखे होते हैं। आपको एक बार पलट के देख लेना है कि सारे पेजेस हैं कि नहीं हैं। ठीक है, पेज नंबर लिखे होते हैं, सारे पेजेस हैं कि नहीं हैं। तो कभी कभी ऐसा मिस प्रिंटिंग होता है कि वहाँ पे एक पेज नहीं होता है, तो वहाँ पे इन्विजिलेटर के थ्रू मार्किंग करवा लेना है कि एक पेज इसमें से पहले से मिसिंग है, और वो साइन कर देंगे। ये सब नियम है वहाँ पे, जो आपको कहीं सेंटर पे बताया जाता है, कहीं सेंटर पे नहीं बताया जाता है, बट यू नीड टू बी विजिलेंट। ठीक है, एंड वहाँ के जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आपको फॉलो कर लेना है। आपको अटेंडेंस जो है, सिग्नेचर जो करना है उसको करना है। तो सबसे पहले बुकलेट्स के नंबर ऑफ़ पेजेस को देख लीजिए, एंड देन उसके बाद आंसर बुकलेट के फर्स्ट पेज को आप फिल करेंगे। ठीक है, तो बुकलेट्स को ध्यान में रख के अच्छे से, क्यों, बिकॉज यही आपका चेक होने वाला है, यही आपको ऑफिसर बनाने वाला है। ठीक है, द मेन थिंग्स कम्स कि टाइम मैनेजमेंट और जो स्ट्रेंथ एरिया है आपका, उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेटर और अपना बेस्ट, एटलीस्ट अभी तक का बेस्ट। तो अभी तक जितना भी आपने प्रैक्टिस किया होगा उससे आपको आपका स्ट्रेंथ एरिया पता होगा, एंड आपने टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया होगा। ठीक है, फिर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत लोग ये टाइम मैनेजमेंट में पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू अ हेड्स अप नंबर कि इस नंबर को ध्यान में रख के आपको अपना आंसर लिखना है, तब आप एक बैलेंस आंसर लिख पाओगे सारे क्वेश्चन के लिए, एज वेल एज आप टाइम पे कॉपी को कंप्लीट कर पाओगे, अपने पेपर को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ऐसे में 3 ऐसे है आपका, और आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, 3 आवर्स मिल रहे हैं। 3 आवर्स में 5 से 10 मिनट का बीच का टाइम है, 5, 6, 7 मिनट जो भी हो सकता है, वो आपका अटेंडेंस, बुकलेट्स को भरने का, फिर उसके बाद जो बीच बीच में आपको बोलते रहेंगे कि 15 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, उसका ये आपका मान लो चला गया। फिर भी उसके बाद मैं लेके चलूँ कि आपके पास 2 घंटा 55 मिनट 50 मिनट है। इस 3 घंटे जो आपके पास 10 मिनट इधर उधर कम है, इसको बस 3 चीज़ में डिवाइड कर लो। तो इसको ऐसे भी डिवाइड नहीं करना, मान लो 1 घंटा में आपको एक ऐसे लिखना है, तो पहला ऐसे 1 घंटा में, दूसरा ऐसे 1 घंटा में, तीसरा ऐसे 1 घंटा में। ठीक है, अब ऐसा एक थ्योरी आपने सुना होगा, कहाँ ऐसे सुना होगा कि अगर पहला पन्ना आप पेपर का बहुत अच्छा लिख लेते हो तो उसी आधार पे आपको सारे पन्नों में रिजल्ट मतलब मार्किंग मिलती है। क्या ये सही है? ऐसे के केस में तो हो भी सकता है, क्योंकि ऐसे इज़ समथिंग कि हो सकता है कि कोई एक ही एग्ज़ामिनर चेक करे। ठीक है, लेकिन GS1 GS2 जहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बटे हुए हैं, वहाँ पे कोई एक ही एग्ज़ामिनर चेक करता है क्या कॉपी? ऑब्वियसली नॉट। तो ये जो चलता है ना, जो एडवाइस देने आ जाते हैं कि पहला पन्ना बहुत अच्छा लिखो तो पूरा आपका उसी पैटर्न पे चलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इतना कैरी फॉरवर्ड नहीं होता आपका जो इम्प्रेशन होता है।
फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे के केस में इट माइट बी पॉसिबल कि एक ही एग्जामिनर आपका चेक करे, लेकिन ऐसा थोड़ी कि पहला ऐसे बहुत अच्छा लिख दो एंड सेकंड ऐसे बिलो एवरेज लिख दो, तो क्या आपको बस अगर पहले ऐसे में आपको 55 मार्क्स मिले तो दूसरे में भी आपको 55-60 मिलेंगे? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो अपना स्ट्रेंथ एरिया देखो, आप क्या करो, सबसे पहले गो थ्रू योर क्वेश्चन पेपर, सेक्शन 1 में भी देखो, सेक्शन 2 का भी देखो, सेक्शन 3 का भी देखो, एंड वहीं पे डिसाइड करो कि कौन सा लिखना है। अच्छे से 2 मिनट लगेंगे, रीड कर लो, 5 टॉपिक रहेंगे आपके हर सेक्शन में, उसको रीड करो और डिसाइड कर लो कि कौन सा आपको लिखना है। मान लो इसमें ए आपने ए सेलेक्ट किया, इसमें सी सेलेक्ट किया, इसमें बी सेलेक्ट किया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये लिखना है, ठीक है, एंड स्टार्ट कर दो। अब इसमें भी आपका कोई फेवरेट एरिया है जो थोड़ा बहुत उसका थीम या टॉपिक आपने पहले लिख रखा है, बहुत अच्छा लिख रखा है, तो उसको पहले लिख दो, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी का जो बुकलेट है आपने देखा ही होगा, प्रीवियस जो भी मैंने भी अपनी बुकलेट शेयर की थी एंड भी बहुत सारे टॉपर्स की बुकलेट शेयर की थी, तो उसमें जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड उतने नंबर ऑफ पेजेस आपके लिए छोड़े रहते हैं आंसर लिखने के लिए, तो वहाँ पे जाओ और उसको लिख लो, ठीक है। या तो आप सीरियली जा सकते हो, सेक्शन 1, 2, 3, या तो जो भी आपको ठीक लगता है वो जाओ। अब मैं अपना बताती हूँ, सेक्शन 1, 2, 3 मैंने देख लिया, मैंने चूज़ भी कर लिया कि तीनों में मुझे क्या करना है, मैंने जो क्वेश्चन पेपर है उसी में टिक आउट कर दिया कि ये करना है। बुकलेट के साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलता है, उसमें मैंने टिक आउट कर दिया। अब सेक्शन 3 से मैं स्टार्ट नहीं करती थी क्योंकि बिहार इडियम्स वाला सेक्शन है, तो ऑलवेज आई स्टार्ट फ्रॉम या तो इधर फ्रॉम सेक्शन ए और फ्रॉम सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में मैंने देखा, मैंने एक टिक आउट कर लिया, सेक्शन 2 में भी मैंने देखा, मैंने वहाँ पे भी टिक आउट कर लिया, लेकिन सेक्शन 2 वाला जो टॉपिक था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब उस पर मैंने ज़्यादा वेल प्रिपेयर किया हुआ था, 1-2 ऐसे भी लिख रखे, तो मैंने सेक्शन 2 वाला पहले लिख दिया। तो अपना जो बेस्ट अटैम्प्ट है मैंने पहला ऐसे में डाल दिया, फिर सेक्शन 1 किया, फिर सेक्शन 3 किया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। तो आपको अपना स्ट्रेंथ एरिया देखना है, और ये स्ट्रेंथ एरिया इज़ वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव टू यू, ठीक है, ये आपके लिए ही है, तो आप ही को पता है कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है। तो ऐसे पेपर इज़ क्वाइट ईजी टू कंप्लीट इन 3 आवर्स, वेरी इजी। कमिंग टू GS1, अब GS1 में हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। तो अगर आप DI के लिए मैं आपको देती हूँ मैक्सिमम 50 मिनट्स, 50 मिनट में अगर आप DI को सॉल्व कर लेते हो, 2 क्वेश्चन हैं आपके पास, हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहता है, तो आपके पास 2 घंटा 10 मिनट बचेगा, ठीक है। 2 घंटा 10 मिनट बचेगा टू कवर योर हिस्ट्री पोर्शन एज वेल एज योर करेंट अफेयर पोर्शन। अब देखो GS1 का जो स्ट्रैटेजी होगा कि कौन सा सेक्शन में पहले करूँ, इट वैरीज। अगर किसी का मैथ अच्छा है, जैसे मैंने DI से स्टार्ट किया, DI मैंने कंप्लीट करके रख लिया, तो आई एम सॉर्टेड कि मेरा 72 में तो 70 या 68 तो आना ही आना है, कहीं मैंने स्टेप मार्किंग छोड़ी और कुछ हड़बड़ाहट में मुझसे गलती हो, लेकिन इतनी तो श्योरिटी थी कि हाँ भाई DI में तो मेरा नहीं जाएगा मार्क्स, तो मैं हमेशा DI को प्रेफरेंस लेती थी GS1 में, क्योंकि GS1 में अगर DI आप 72 आउट ऑफ 72 ले आते हो, इट विल बी लाइक अ गेम चेंजर फॉर यू। 69 में मेरे 72 आउट ऑफ 72 आए, 68 में 70 आए हैं, और 68 में भी 78 आए हैं, एंड 67 में मेरे कम आ गए थे क्योंकि स्टेप मार्किंग उसमें मैंने गलती कर दी थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है GS1 में आपका, बहुत ज़्यादा, क्योंकि DI में ही आपने ले आया है बहुत अच्छा मार्क्स, फुल मार्क्स ले आया आपने। तो अगर आपका मैथ ठीक ठाक है, आपने अच्छा प्रैक्टिस कर रखा है, तो DI आई वुड से कि पहले कर लो, निश्चिंत हो जाओगे। एंड उसको ट्राई करना है मैक्सिमम 50 मिनट्स में कर दो, और बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो जाती है, मान लो एक क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाता है, तो आप उसको मैक्सिमम 1 घंटे तक स्ट्रेच कर सकते हो, 2 घंटे से ऊपर मत जाने देना, 1 घंटा से ऊपर मत जाने देना, 2 घंटा रहने देना आपके हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स के लिए। तो अगर आप 50 मिनट में DI कंप्लीट कर लेते हो, तो हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स में इसमें भी आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, और ओवरऑल 3 क्वेश्चन है, इसमें भी ओवरऑल आपके पास 3 क्वेश्चन है जिसमें 5 शॉर्ट है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात अगर आती है
कि आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ओवर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो सीधे आपके 16, 17, 18 मार्क्स चले जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो सीधा बस आपका 3 से 4 या 4.5 मार्क्स जाएगा। अब यहीं पे सोच लो क्या गेमिंग है, ठीक है। तो मैंने जितने भी सेमिनार लिए या लेक्चर्स लिए हैं लक्ष्य बैच, संजीवनी बैच में, तो उसमें मैंने आपको बोला है कि हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप को करिए, शॉर्ट आंसर टाइप को बाद में करिए। सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप को फिनिश कीजिए, शॉर्ट आंसर टाइप को बाद में कीजिए, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि हर एक सेक्शन के लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे, नहीं, एक सेक्शन को एक ही बार लेके चलिए, बड़े तो बहुत घिचपिच हो जाएगा। देखिए जब भी आप कोई एक सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हमारे माइंड में उस सेक्शन का एक सेग्रीगेशन हो जाता है कि अरे अच्छा मैं हिस्ट्री के ही अभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री के ही फैक्ट्स हमें रिकॉल हो जाते हैं, उसी में फिर आप स्विच कर जाओगे करंट अफेयर, फिर स्विच कर जाओगे कहीं और, तो वो घिचपिच हो जाता है। तो एक सेग्रीगेशन जो आपने दिमाग में अपना बना लिया है कि आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस ऑफ द हिस्ट्री, तो मैं पहले हिस्ट्री ही कंप्लीट करूंगा। लेकिन हिस्ट्री सेक्शन में सबसे पहले मैं लॉन्ग आंसर टाइप करूंगा, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप करूंगा। इसका बेनिफिट ये है कि मान लो लॉन्ग आंसर टाइप में जहां पे आपको 20 से 22 मिनट तक ही देना है, जहाँ पे आपको 20 से 22 मिनट तक का ही देना है लॉन्ग आंसर टाइप में, तो वहाँ पे अगर मान लो गलती से किसी में ज़्यादा आपको टाइम लग गया, लाइक 25 से 30 मिनट लग गया, तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है आपका, ये शॉर्ट आंसर टाइप में एक क्वेश्चन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लॉन्ग आंसर टाइप को अटैम्प्ट करो पहले, एंड देन उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप पे जाना। कमिंग टू वही करंट अफेयर्स में लॉन्ग आंसर टाइप पहले करो, शॉर्ट आंसर टाइप पहले करो, ठीक है। और लेकिन एक सेक्शन को कंप्लीट करके देन मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, ऑलराइट। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। शॉर्ट आंसर टाइप में जो क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, एंड जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, जो हमने अंतिम प्रहार टेस्ट भी लिया था, उसमें भी हमने आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन डाला था, बिकॉज बीपीएससी का हमने ट्रेंड देख लिया है कि शॉर्ट आंसर टाइप में वो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछते हैं। आपको एक दो आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में भी रहता है, लेकिन इसमें ऑप्शंस रहते हैं। तो एक ऑप्शन तो ऐसा रहता है जो बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ रहता है, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप में एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि मान लो ये टॉपिक 1 हो गया, टॉपिक 2 से पूछा है, 3 से पूछा है, 4 से पूछा है, 5 से पूछा है। अब मान लो टॉपिक 5 आपका सबसे अच्छा वेल प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छा आपने इस पर प्रिपेयर कर रखा है, एंड बहुत ज़्यादा कंटेंट भी आपको ध्यान में है, तो आप सबसे पहले इसको अटेम्प्ट कर दो। तो जब एक बार पेपर को पहली बार रीड ही कर रहे हो ना, वहीं पर मार्क कर दो 1 कि सबसे पहले मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा। फिर आपने देखा टॉपिक 3 पे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो ज़्यादा मतलब है मुझे इस पे पकड़, तो मैं सेकंड नंबर पे इसको करूँगा, 3rd नंबर पे इसको करूँगा, 4th पे से, ऐसे ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर दो। और जब ये क्वेश्चन पेपर में देखोगे, अच्छा फर्स्ट पे मुझे ये करना है, तो आप डायरेक्टली ई नंबर क्वेश्चन पे चले जाओगे शॉर्ट आंसर टाइप के। फिर सेकंड नंबर पे चलो मुझे सी नंबर क्वेश्चन करना है, तो डायरेक्टली उस पर चले जाओगे। अब इधर उधर नहीं पेज पलटते रहोगे, हड़बड़ाहट नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही अपने क्वेश्चन पेपर पे आपने वो कर लिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, एक आंसर बुकलेट में मिलेगा, ये सब मार्किंग आपको क्वेश्चन पेपर पे करना है, ठीक है। तो 20 से 22 मिनट आपका लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप में आप 5 से 6 मिनट दोगे, 2 पेजेस हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप में 20 से 22 है, 3.5 से 4 पेजेस। मैं एवरेज फॉन्ट साइज़ लेके चल रही हूँ, हैंड राइटिंग लेके चल रही हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आपको 3.5 से 4 पेजेस है, 6 पन्ने, 7 पन्ने नहीं लिखने हैं। जो भी टेस्ट हमारे यहाँ मेंस का हुआ था उसमें 7 पन्ने सब लिख रहे थे, तो उनको कितनी बार फीडबैक देके बताया गया कि लिमिट योरसेल्फ, और वो क्या कर रहे थे, 2-3 लॉन्ग आंसर टाइम 7-7, 6-6 पन्ने लिख रहे, बाकी उनका पेपर ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो ये गलती यहाँ नहीं करनी है। रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ विथ इन दिस टाइम फ्रेम। खुद ही आपका 3.5 से 4 पन्ने में ही आप लिख पाओगे, उससे ज़्यादा एक्सीड ही नहीं कर सकते, चाहे जितना भी फास्ट हैंड राइटिंग क्यों ना हो जाए, ठीक है। कमिंग टू द GS2 पेपर। अब GS2 पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि DI तो वहाँ 2 था एंड मैथ्स था, तो आप 40, 45, 50 मिनट में उसको सॉल्व कर सकते हो। अब GS2 में टोटल ओवरऑल 20 क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन जो टाइम है इसमें वो उसी हिसाब से आपको देना है। लॉन्ग आंसर टाइप में आपको
20 से 22 मिनट देना है। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको 5 से 6 मिनट देना है। ठीक है, इसमें भी 3 सेक्शन है, पॉलिटी, जियो एंड इको एंड साइंस टेक। जो आपका फेवरेट पोर्शन है सबसे पहले वो स्टार्ट करो। मान लो जियो इको, जैसे मेरा फेवरेट है तो मैंने जियो इको से स्टार्ट किया, तो मैंने जियो इको पहले कंप्लीट किया। जियो इको में भी पहले मैंने लॉन्ग आंसर टाइप को लिखा, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप को लिखा। इसके बाद मैंने पॉलिटी लिखा, तो लॉन्ग आंसर टाइप पहले लिखा, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप लिखा, फिर आई मूव टू द साइंस टेक। साइंस टेक में थोड़ा सा आप कम टाइम अलॉट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू द जियो एंड द पॉलिटी, जियो इको एंड द पॉलिटी सेक्शन। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये ध्यान में रखना है कि इसी को कैलकुलेटेड लेके चलना है। अब ऐसा नहीं कि दम 22 मिनट देखे जा रहे, अरे 22 मिनट घड़ी पे देखते रहेंगे, जो मिनट वाला साइन है कि 1 मिनट 2 मिनट हो गए, नहीं, दिस इज़ लाइक अ राउंड ऑफ फिगर। 22 से 25 कर सकते हो, 22 से 30 भी चलेगा, 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप को कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन 30 से ज़्यादा मत करना, इट विल बी वेरी डिजास्टर्स फॉर यू। 40-40 मिनट में एक ही आंसर लिख रहे हो, तो आई वुड से कि 25 मिनट इज़ लाइक द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन अलॉट ऑन अ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप में 6 से 7 मिनट इज़ इनफ, उससे ज़्यादा मत करना, 10-15 मिनट मत कर देना, क्योंकि जितना लॉन्ग आंसर टाइप में है आपके पास 20 से 22 मिनट है, उतना ही 20 से 22 मिनट में शॉर्ट आंसर टाइप है, और उस शॉर्ट आंसर टाइप में आपके पास 5 क्वेश्चन है, तो 20 मिनट को अगर आप 5 क्वेश्चन में डिवाइड करो, हर क्वेश्चन 4 मिनट में लिखना है आपको, 4 से 4.5 मिनट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, एंड कीप दिस इन माइंड कि हर क्वेश्चन को और परफेक्शन लेवल पे नहीं लिख सकते। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा लिखा उसका आंसर, कोई क्वेश्चन का उतना अच्छा नहीं लिख सकते, तो ये दिमाग में रखो, हर क्वेश्चन परफेक्ट नहीं लिख सकते हो आप। ठीक है, मान लो कोई टॉपिक आपने ज़्यादा प्रिपेयर कर रखा, ऑब्वियसली आई वुड से कि आपने 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा दो, लेकिन इसको 2 से 3 मिनट को 10 से 15 मिनट मत बढ़ा देना। जस्ट आई एम सेइंग यू दिस, ये कॉशियस रहना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर, एंड ये आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा। दिस इज़ समथिंग आई एम टेलिंग यू, रिमाइंडिंग यू कि इसको नहीं भूलना है, इसको भी वहाँ पे जाके अपना बेस्ट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एंड द ऑप्शनल एंड द हिंदी क्वालिफाइंग। हिंदी क्वालिफाइंग में भी आपको 3 घंटे मिलते हैं। लेट मी चेक वंस। हिंदी क्वालिफाइंग है 9:30 बजे से 12:30 बजे, 3 घंटे मिलेंगे। हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर आप 1.5-2 घंटे में कंप्लीट करके बैठ ही जाते हो। तो हिंदी क्वालिफाइंग में जो निबंध है आपको लिखना है, हाँ, तो उस पर थोड़ा सा टाइम अलॉट कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे तरीके से लिखो, एंड डोंट स्ट्रेस टू मच ऑन इट। हिंदी क्वालिफाइंग का जैसे एक दिन 24 को आप थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर सकते हो, लाइक मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, ये सब एक बार रिवाइज़ कर सकते हो, और इसके लिए बस PYQ रिवाइज़ कर लो। एंड ऑप्शनल के लिए अभी तक आपने पढ़ा होगा, इसके लिए भी जो भी PYQ है 68, 69 एंड 70th BPSC का, उसका एक PYQ अपना ऑप्शनल का लगा लो। ठीक है, और अभी तक आपने थोड़ा बहुत किया भी होगा ऑप्शनल के लिए, तो इसके लिए भी ज़्यादा नहीं है, इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग में नहीं है, आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, ऑप्शनल में भी कैलकुलेटर ले जाने देते हैं, तो कैलकुलेटर लाइक फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, जिनका उनके लिए है, लेकिन उन्होंने सेग्रीगेट नहीं किया। अगर आपका ज्योग्राफी भी है तब भी आप लेके जा सकते हो कैलकुलेटर, बट रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऑल राइट, सो दिस इज़ द फाइनल वर्ड्स फ्रॉम मी, एंड आई होप आपको बहुत सारा इंसाइटफुल एडवाइस मिला होगा। एंड डोंट स्ट्रेस टू मच, go with a very easy flow, be confident on whatever the topics that you have covered and whatever the percentage of the syllabus that you have covered, उतना ही sufficient है, उसी को बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करके आना है, अपना बेस्ट अटैम्प्ट दे के आना है, बस इतना दिमाग में रखना है और इसी एटीट्यूड के साथ जाना है। ठीक है, सो ए वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी एंड फ्रॉम द GS Hub, एंड आई होप आप लोगों का सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से जाए, and we will be able to see you in the mock interview session with us when we are going to take the 71st BPSC interview mock session. all right, so thank you so much for watching this video, and जो भी अंतिम प्रहार के स्टूडेंट हैं उनका आज रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। थैंक यू।